हेलो दोस्तों। दुनिया में सस्पेंस और थ्रिलर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर जितनी भी मूवीज बन जाएं, लोग उनको देखने के लिए हर वक्त उतावले रहते हैं। दोस्तों, हमारी जो वीडियोस होती हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है। आप उसको अभी से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सन 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद की कुछ अनसुनी बातें। फिल्म मशहूर स्कॉटिश राइटर और डॉक्टर सर आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवल द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स और हेमेंद्र कुमार रॉय के नॉवल निशिबिथि विभीषिका के ऊपर बेस्ड थी। फिल्म के डायरेक्टर थे बीरेन नाग। बीरेन नाग साहब जो थे वो बहुत बड़े सेट डिजाइनर थे। फिल्म 20 साल बाद से पहले बीरेन नाग साहब प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम, काला पानी, इन सब फिल्मों के लिए सेट डिजाइनिंग कर चुके थे। एज ए डायरेक्टर बीरेन नाग साहब की ये पहली फिल्म है। इसी फिल्म से उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था सस्पेंस फिल्मों के लिए। वो दरवाजा खुलता है, सीधा दलदल की तरफ खुलता है। फिल्म के जो डायलॉग्स और स्टोरी थी वो लिखी थी ध्रुव चटर्जी साहब ने। ध्रुव चटर्जी जो थे वो 1960 और 70 के दशक में बहुत सारी फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिख चुके थे। ज़्यादातर सस्पेंस फिल्मों के स्क्रीन प्ले और स्टोरीज लिखने में माहिर थे। ध्रुव चटर्जी ने लिखी थी चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, वो कौन थी, कोहरा, हरियाली और रास्ता, गुमनाम, बहुत सी फिल्में। इसी कमरे में किया जाए, इसी कमरे में किया जाए, इसी कमरे में किया जाए। ये कहाँ उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट स्टोरी का। अगर हम कहें तो सस्पेंस फिल्मों के ट्रेंड सेट करने में ध्रुव चटर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्म के जो डायलॉग्स थे बहुत ज़्यादा नेचुरल थे, बहुत ड्रामेटाइज्ड करके लिखे हुए नहीं थे। जरूरी नहीं कि जिसके पास घुंघरू हो वही खूनी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आदमी बिना किसी मतलब के घुंघरू का बोझ उठाए फिरे। रात को मेरे घर आने की तकलीफ। सिंपल डायलॉग्स होने के बावजूद उनके जो डायलॉग्स थे उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नज़र आती है। फिल्म में जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। विश्वजीत साहब जो थे उनकी ये पहली फिल्म थी। विश्वजीत ने थोड़े डरपोक, थोड़े जिज्ञासु व्यक्ति का जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। गांव में तो बहुत बड़ा शिकारी आ गया, मारता है चिड़िया, वो भी बंदूक से। वाहिदा रहमान साहिबा ने एक सीधी सादी गांव की जो भोली भाली लड़कियां होती हैं उनका रोल
बड़ी मासूमियत और बड़ी सादगी के साथ निभाया है। मेरा नाम भी राधा है। बहरे को भी समझा सकती हूँ। ए बहरे, देख, वो बकरियां है ना, मेरी हैं, मेरी। तुम्हारी बंदूक की आवाज से डर। मनमोहन कृष्ण साहब ने भी वैद का जो रोल किया है उसमें जान डाल दी है। आती हूँ बाबा, आती हूँ। जिसे न देखो वही चिल्लाने लगता है। पगली। सवाल ये है, अगर ये प्रेतनी की आवाज है तो वो आपको खून होने वाली जगह पर क्यों नहीं बुलाती? मैं एक मरीज देख कर आ रहा था। सेहत के लिए चंदनगढ़ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि यहाँ कोई बीमार होकर नहीं मरता, मार दिया जाता। अच्छा, चलता हूं। आप अगर खूनी के बारे में कुछ भी जानते हो तो। आप किस खूनी की बात कर रहे हैं? जी, यहाँ क्या बहुत से खूनी हैं? औरों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक खूनी मैं हूँ। हाँ, राधा को कुमार से मिलने के लिए मना किया। उसने खाना पीना। हमें उस नौकर को भी नहीं भूलना चाहिए जो हवेली में रहता है। हाँ, डरावना लगता है वो शक्ल से ही। कि दादा साहब चंदनगढ़ के जागीरदार बने तो खेलना शुरू किया। गांव की बहू बेटियों की इज्जत आबरू से ही खेलना शुरू किया। लेकिन ये लड़की भाग गई। तो कहानी एक कस्बे की है, चंदनगढ़। चंदनगढ़ में जमींदारों का बहुत ज़्यादा आतंक था। जमींदार ज़्यादातर वहाँ महिलाओं को उठा लेते थे, उनके साथ रेप करते थे। ऐसे ही एक बार एक लड़की के साथ उन्होंने किया। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब वो जब आत्महत्या कर ली तो उसके बाद से ही जमींदारों के खानदान का अंत होने लगा। उस लड़की की आत्महत्या से गांव में आक्रोश फैल गया। आक्रोश के कारण थोड़े दिन बाद बड़े ही रहस्यमय ढंग से जो जमींदार था उनकी हत्या हो गई। उसके साथ ही उसके बाद उनके बेटे की भी हत्या हो गई। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है जो अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है, इन लोगों से ज़मींदारों को मार देना चाहती है। ये बात वहाँ आसपास फैल गई। उस घटना के 20 साल बाद कुमार साहब, जो कि विश्वनाथ साहब ने प्ले किया है, अपने गांव वापस आते हैं अपने दादा की मौत का पता लगाने के लिए कि ये क्या रहस्य है। लोग उनको बहुत मना करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर एक चुड़ैल का वास है जो ज़मींदारों को मार देती है, तो आपकी भी हत्या हो जाएगी। लेकिन कुमार साहब जो है वो भूतों पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं नहीं, ठीक है, मैं खुद देखूँगा। एक रात को कुमार साहब को एक बहुत सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, दलदल की तरफ से आती हुई। वो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। वहाँ उनका सामना होता है गांव की अल्हड़ लड़की राधा से। धीरे धीरे कुमार साहब और राधा
की मुलाकातें शुरू होती हैं जो कि प्रेम में बदलने लगती हैं। जब इस बात का पता गांव को चलता है और रामलाल जी तक जाती है खबर, तो रामलाल जी मना करते हैं अपनी भतीजी को कि कुमार साहब से मिलना ठीक नहीं है, तुम मत मिला करो। लेकिन राधा के बहुत जिद करने पर कुमार साहब से मिलने की इजाज़त वो दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम कुमार को लेकर वहाँ दलदल में आओ, मैं उसको समझा दूंगा कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाए। लेकिन जैसे ही कुमार साहब वहाँ दलदल में पहुँचते हैं, वो जो आत्मा होती है वो कुमार साहब को मारने के लिए दौड़ती है। कुमार साहब उससे बच निकलने के लिए जब भागते हैं तो हपड़ा दफड़ी में ये जाहिर हो जाता है कि हत्यारा है कौन। पता चलता है कि वो हत्यारा जो है वो रामलाल है। रामलाल इसलिए सब जमींदारों की हत्या करता था क्योंकि वो जो लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी वो असल में रामलाल की ही बेटी थी। रामलाल ने उसका बदला लेने के लिए जमींदारों का मर्डर करना शुरू किया। फिल्म 20 साल बाद में सारी जो फिल्म की जान है वो सेट हैं, सेट डिज़ाइनिंग है, लाइटिंग है, शेडोज़ हैं, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है, फिल्म के साउंड इफ़ेक्ट्स हैं और जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग है। बहुत बड़ा रोल संगीत का भी है। फिल्म के अगर सेट की बात करें तो सेट डिज़ाइनर थे G.L. यादव। G.L. यादव साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट डिज़ाइन किए थे। वो आपको याद होगा, वो पुरानी सी एक हवेली है, फूल भरी सीढ़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, खेत फैलाते हुए फसल है। अचानक से घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती रात को, जैसे कोई घुंघरू पहन के चल रहा हो। शेडोज का इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन पर जब वो पंजा आता है तो भाई साहब, जब वो पंजा आता है तो प्राण अटक जाते हैं। इतना बढ़िया सेट डिजाइन किया था। फिल्म की अगर फोटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफर थे मार्शल ब्रिगेंजा। मार्शल ब्रिगेंजा साहब अपनी लाइट और शेडो की फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। जिस तरह से मार्शल ब्रिगेंजा साहब ने लाइट और शेडोज़ का इस्तेमाल किया है वो सच में बहुत डरावने लगता है। फिल्म की एडिटिंग भी इस फिल्म की जान है। फिल्म के एडिटर थे केशव नंदा साहब। आगे जाके इन 3 लोगों की टीम बन गई थी। ध्रुव चटर्जी, केशव नंदा और मार्शल ब्रिगेंजा, इन लोगों ने और फिल्में भी बनाई। कोहरा उनमें से एक फिल्म कह सकते हैं। फिल्म में सस्पेंस को बरकरार रखने के लिए फिल्म का पेस बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, जो केशव नंदा साहब ने बरकरार रखा है इसमें। वो 1960s का जो ज़माना था वो इस तरह का था, उसमें गानों के और म्यूज़िक के सहारे से फिल्म को आगे बढ़ाया जाता था। इस फिल्म में भी उसी पैटर्न का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है। केशव नंदा साहब इससे पहले काला पानी, देव आनंद साहब की जो फिल्म थी बम्बई का बाबू, उसकी एडिटिंग कर चुके थे। फिल्म की जो एडिटिंग थी बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें जो एक्स्ट्रा शॉट्स थे उनका इस्तेमाल केशव नंदा साहब ने ऐसे किया था कि लोग बैठे बैठे थिएटर में बोर नहीं होते थे और ये पता नहीं चलता था कि ये शॉट ज़बरदस्ती थोपा गया है या अचानक से आ गया या नेचुरल है। सब कुछ नेचुरल और स्मूथ नज़र आता था। सस्पेंस फिल्म की जान होती है संगीत। हेमंत कुमार साहब का संगीत वो क्या बात है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए,
आप न जाए जरा नजरों से कह दो। लता मंगेशकर साहिबा का वो जो गाना है, कहीं दीप जले कहीं दिल, उसे हेमंत कुमार साहब ने राग शिवरंजनी के ऊपर बेस करके बनाया। जरा देख ले आकर परवाने। जब वो गाना थिएटर पे चलता है तो लोगों की जान सूख जाती थी। हम तो उस वक्त बहुत छोटे थे, हम तो उस वक्त फिल्म देख नहीं पाते थे, ऐसी हॉरर फिल्मों से हमको दूर रखा जाता था। लेकिन मैंने उस वक्त ये फिल्म नहीं देखी थी भाई। मैंने ये फिल्म देखी अपनी शादी के बाद, जब तक वीसीआर का चलन शुरू हो गया था। एक दिन वीसीआर पर ये फिल्म लाकर हमने घर पे देखी थी। घर पे देखने में ही हमें इस फिल्म में इतना डर लगा था, तो जो थिएटर पे देख के आए होंगे उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होगी। मुझे ऐसा लगता है भाई, फिल्म के गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने। शकील बदायूनी साहब को इसी गाने के लिए, कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म का जो ये गाना है, कहीं दीप जले कहीं दिल, इसका जो आलाप है, आज भी कई सस्पेंस फिल्मों के लिए वो एक ट्रेंड सेटर माना जाता है। फिल्म का टोटल बजट था 35 लाख रुपए उस जमाने में। फिल्म इतनी लोकप्रिय हो गई, लोगों को इतनी पसंद आई, उस जमाने में इस फिल्म ने 3 करोड़ का बिजनेस किया था। उस वक्त ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर हम इसकी IMDb की रेट की बात करें तो इसको 7.1 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 10। 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अपने नाम किए थे। बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर दिया गया था शकील बदायूनी साहब को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का फिल्म फेयर दिया गया था लता मंगेशकर साहिबा को। वहाँ वही कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए। बेस्ट एडिटर का फिल्म फेयर दिया गया था केशव नंदा साहब को। बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का फिल्म फेयर मिला था SY पाठक साहब को। आपको इतनी सब बातें बताने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये फिल्म कब देखी थी? देखी भी है या नहीं? अगर नहीं देखी तो आज देखो, अभी आपको समझ आएगी कि सस्पेंस फिल्में कैसे बनाई जाती थी उस वक्त बिना किसी टेक्निक के। आज की वीडियो में इतनी बातें करेंगे, बाकी बातें किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय।